नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से, और पिछली कक्षाओं में हमने संधि को, उच्चारण स्थान को, शब्दों के और अशुद्ध शुद्ध सभी शब्दों को, साथ साथ इनके वर्ग को, कौन से वर्ग के कौन से उच्चारण स्थान है उनको, तो विशेषकर प्रमुख जितने भी विषय वस्तुएं थी संधि से संबंधित, वर्ण से संबंधित, स्वर से, व्यंजन से, विसर्ग से संबंधित सभी को हमने पढ़कर समाप्त कर लिया है। वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के साथ सभी महत्वपूर्ण कक्षाएं उसमें अपलोडेड है। और आज की ये जो कक्षा है ये होने वाली है हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्हों पर। तो अध्याय 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह। अब इसके अंतर्गत भी हम जैसे कि देखेंगे ध्वनि और लिपि के बारे में, हिंदी के लिपि चिन्ह कौन कौन से हैं, हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह कौन कौन से हैं, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार को, साथ साथ विराम चिन्हों के प्रयोग और उसके नियम को। तो ये संपूर्ण हम अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो कक्षा होने वाली है वो ध्वनि और लिपि के अंतर्गत होने वाली है, जिसमें हम ध्वनि और लिपि को पढ़ेंगे, हिंदी के लिपि कुछ चिन्हों को पढ़ेंगे और हिंदी के कुछ एकाधिक रूप वाले चिन्हों को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखेंगे हिंदी में जो ध्वनि और लिपि के बारे में कहा गया है तो वो क्या है। तो जब हम बात करते हैं ध्वनि और लिपि की, तो देखिए ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती है, दोनों ही अपनी अपनी ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि होती है। कुत्ते का भूंकना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। तो ये जो कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, ये सभी क्या है, पशुओं के मुंह से निकली हुई ध्वनियाँ हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन, ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, फिर भी इनकी भी एक ध्वनि होती है। कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ ये है कि व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चरित ध्वनियों पर ही विचार किया जाता है, यानी कि मनुष्य जो मुंह से निकालते हैं, अपनी इच्छा से जो निकालते हैं, उच्चारण जो करते हैं ध्वनि को, उस पर विचार किया जाता है। किसमें? व्याकरण में। मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनि कई तरह की होती है, कई प्रकार की होती है। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने से निकलने वाली जो ध्वनि होती है। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती है। एक तो मनुष्यों की क्या हो गई कि किसी क्रिया विशेष से निकली, जैसे कि जब मनुष्य चल रहे हैं तो उसकी जो ध्वनि हुई, यानी कि क्रिया कर रहे हैं तो उसमें एक ध्वनि निकल रही है। दूसरी वे ध्वनियाँ जो मनुष्य ना चाहते हुए भी अनिच्छित क्रियाओं से भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे खराटे लेना, जमाई लेना इत्यादि। तीसरी वे ध्वनियाँ हैं जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों के द्वारा होता है, जैसे कराहना, स्वाभाविक कार्यों के द्वारा इस प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। लेकिन चौथी वे ध्वनियाँ होती हैं जो कि हमें पढ़नी और बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। वे तो चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुँह से उच्चारित करता है। इन्हें हम वाणी या आवाज कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? वाणी या आवाज कहा जाता है, जो कि वैसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चारित करता है। कहते हैं कि पहले 3 प्रकार की ध्वनियाँ क्या है? निरर्थक है। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, वाणी कैसी हो सकती है? सार्थक वाणी भी हो सकती है और निरर्थक वाणी भी हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सीटी बजाना ये क्या है? एक प्रकार से निरर्थक वाणी है, या फिर निरर्थक गाना गाने में भी हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा या शैली किसे कहा जाता है? जो सार्थक वाणी होती है उसे हम भाषा या शैली कहते हैं। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। इसी सार्थक वाणी के माध्यम से क्या व्यक्त करते हैं? अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी धारणाओं को व्यक्त करते हैं तथा अपने अनुभवों को सार्थक वाणी के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों के संयोग से, यानी कि ध्वनियों के संयोग से शब्द बने और फिर शब्दों से क्या बनी? बोलियां बनी। तो इस प्रकार ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे, देखेंगे यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों या भाषाओं में विभिन्नता है। कहते हैं कि मनुष्य की जो शरीर रचना उसमें तो समानता है, लेकिन उनकी बोलियों में या भाषाओं में क्या है? विभिन्नता है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि एक ही भाषा के बहुत सारे स्थानीय रूप है जिसमें भिन्नता पाई जाती है। कहीं
पे कुछ और बोली बोली जाती है, दूसरे स्थान में कुछ और बोली बोली जाती है। पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है? मौखिक रूप से हुई है। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई, यानी कि ये जो लिखने की परिपाटी है ये मौखिक परंपरा के बहुत बाद में आरंभ हुई थी। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई, तब लिखने की परिपाटी का विकास हुआ था। वरना पहले जो थी वो क्या थी? हमारी परंपरा ही रही है, मौखिक परंपरा। हमारी जो लिखने की परंपरा है वो तो बहुत बाद में आई। आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से ही काम लिया गया और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। यानी कि लिपियों का अगर निर्माण की बात करें तो आरंभ में वाक्य सूचक चिन्हों से ही काम लिया जाता था। ठीक है, किससे? वाक्य सूचक चिन्हों से। बाद में शब्द चिन्ह बने, फिर जाकर के ध्वनि चिन्ह बनी और उसके बनने के बाद लिपियां बनी। चिन्हों में परिवर्तन हमेशा होते रहे। वर्तमान लिपियां चिन्हों के अंतिम रूप, यानी कि वर्तमान में जो हमारे सामने जो लिपि है वो चिन्हों के अंतिम रूप है, पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है और देवनागरी लिपि के अपने लिपि चिन्ह है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण जो थी लिपि की बात और साथ साथ ध्वनि की बात। अब हम आगे देखेंगे कि वर्तनी और लिपि या ध्वनि के बाद हम देखेंगे हिंदी के लिपि चिन्हों के बारे में। कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है वो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए चलेंगे, अब देखेंगे हिंदी के लिपि चिन्हों को। देखिए, देवनागरी के वर्णों का उल्लेख किया जा चुका है। पृष्ठ 19 जब हम पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि और उनके वर्णों के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। पूरी लिपि के बारे में, उनके वर्णों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो कहते हैं कि जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन है। तो देवनागरी लिपि में वर्णों की बात करें तो उसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन। इस प्रकार कुल जो वर्णमाला है वो 52 की संख्या में है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप हो जाता है उसे मात्रा कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? जब व्यंजन के साथ स्वर का संयोग हो जाता है और संयोग होने पर स्वर का जो रूप हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे अ के लिए तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन क जो है, क के नीचे हलंत होता है। जब अ लग जाता है तो ये हलंत हट जाता है और क क्या है? पूरा वर्ण बन जाता है। आ के लिए मात्रा है खड़ी पाई की तरह। ठीक है। ई के लिए भी देखिए मात्रा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। सब के लिए क्या है? हमारे पास एक मात्रा है। अब हम बात करेंगे हिंदी के लिपि चिन्हों में। देवनागरी लिपि जो है उसके कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही हम शब्दों में क्या करते हैं? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आज उसको भी हम विस्तार से यहाँ पे देखेंगे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अ के लिए, ठीक है, तो अ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तब व्यंजन के नीचे जो हलंत का चिन्ह है वो नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पे क हलंत है, लेकिन जब अ इसके साथ जुड़ गया तो पूरा क बन गया। उसी प्रकार ख हलंत है, अ इसके साथ जुड़ गया तो पूरा ख बन गया। ग हलंत है, जुड़ गया अ तो पूरा ग बन गया। दूसरा जो नियम है वो हम देखेंगे विशेषता एक तरीके से देवनागरी लिपि की। तो क्या है कि आकार के लिए आप देख ही सकते इस प्रकार की मात्रा है खड़ी पाई की। बड़ी ई के लिए बड़ा ओ और औ, तो आकार, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। जैसे आकार भी है तो वो किसी व्यंजन के बाद ही जुड़ता है। मान लीजिए क में जुड़ा तो क में आकर का, तो व्यंजन के बाद जुड़ता है। उसी प्रकार बड़ी की मात्रा भी व्यंजन के बाद जुड़ती है, जैसे की। ओ भी बाद में जुड़ता है, जैसे को, और औ भी बाद में जुड़ता है, औ की मात्रा जैसे कौ। ठीक है, तो ये बाद में जुड़ने वाली मात्राएं हैं, व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे का, की, को, कौ यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार जो छोटी ई की मात्रा है वो व्यंजन के पहले जुड़ती है। वही ए की जो मात्रा है, ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, साथ साथ री,
ये तीनों जो मात्रा है वो नीचे लगाई जाती है। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता देखेंगे कि र व्यंजन में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाए जाते। ठीक है, लगाई जाकर इस तरह से लगाई जाती। कैसे लगाई जाती है? र हलंत जोड़ ऊ बराबर रू, यानी कि इस प्रकार से लगाई जाती है। नीचे या ऊपर या बगल में नहीं लगाई जाती, इस प्रकार से यहाँ पे लगाई जाती है। उसी प्रकार र के साथ बड़ा ऊ जब लगता है तो रू बड़ा ऊ इस प्रकार से यहाँ पे लगाया जाता है। अब अगली जो विशेषता है अनुस्वार और विसर्ग को लेकर के, उसे हम देखेंगे। जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? या तो स्वर के ऊपर जोड़े जाएंगे या फिर बाद में जोड़े जाते हैं अनुस्वार या विसर्ग। जैसे अ के लिए अगर हम जोड़े अनुस्वार तो क्या बजाएगा? अ के ऊपर अंग। ठीक है, तो ऊपर जुड़ गया। उसी प्रकार क हलंत जोड़ अंग तो कंग बन जाएगा, ऊपर में आ गया। उसी प्रकार अ की बात करें तो अ में विसर्ग जब लगता है तो इस प्रकार बाद में जुड़ गया आह। उस प्रकार क हलंत जोड़ अह तो बाद में जुड़ गया कह इत्यादि। तो इस प्रकार अनुस्वार और जो विसर्ग है वो या तो स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो स्वर के ऊपर जोड़े जाएंगे अनुस्वार और विसर्ग बाद में लगाए जाते हैं। तो ये एक विशेषता है देवनागरी लिपि की, अनुस्वार और विसर्ग को लगाने की। अगली विशेषता है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित, स्वरों की मात्रा जो है वो तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार हम 12 खड़ी कहते हैं। तो कहते हैं कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार विसर्ग इन सब को लेकर के एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप पाए जाते हैं, जिनको हम 12 खड़ी के रूप में भी जानते हैं। जैसे क, का, छोटी ई की मात्रा से की, बड़ी ई की मात्रा से की, छोटा ऊ की मात्रा से कु, बड़ा ऊ की मात्रा से कु, क में ए लगा तो के, ऐ लगा तो कै, ओ लगा तो को, औ लगा तो कौ, अंग लगा तो कंग, अह लगा तो का। तो इस प्रकार स्वर की मात्राओं अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण में 12 खड़ी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे व्यंजन जो है वो 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक तो खड़ी पाई के साथ और एक बिना खड़ी पाई के साथ। ठीक है, तो व्यंजन जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं? 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ भी लिखे जाते हैं और बिना खड़ी पाई के भी लिखे जाते हैं। अगला जो इसकी विशेषता है वो है, देखिए अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार की लंबी जो पाई है खड़ी की वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। और शेष व्यंजन जैसे क में देखिए खड़ी पाई की मात्रा है, ख में भी खड़ी पाई है, ग में भी खड़ी पाई है, घ में भी, च में भी, है ना, इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन है। तो परीक्षाओं में अगर पूछा जाए कि इसमें बिना खड़ी पाई के व्यंजन कौन है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि खड़ी पाई यानी कि जिसमें खड़ी पाई इस प्रकार से जैसे क में लगा होता है लेकिन ट में खड़ी पाई नहीं है। तो इस प्रकार से खड़ी पाई के साथ भी देखिए लिखी जाती है व्यंजन और खड़ी पाई के बिना भी व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं। सामान्यतः सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा होती है। जैसे ध के ऊपर भी आप रेखा ऊपर देख सकते हैं, झ के ऊपर भी, भ के ऊपर भी। तो लगभग सामान्यतः सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा भी हम कहते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन के बीच कोई स्वर नहीं रहता है तब दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे कि क हलंत जोड़ त हलंत बन गया त। ठीक है, उसी प्रकार त हलंत जोड़ य हलंत बन गया त्य। उसी प्रकार क हलंत जोड़ ल हलंत क्ल। इस प्रकार क्या है कि आपस में दोनों व्यंजन क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क में क जुड़ गया, एक ही व्यंजन अपने अन्य व्यंजन से जुड़ गया तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो परीक्षा में जब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है तो आप बता सकते हैं कि एक व्यंजन जब अपने ही समान अन्य व्यंजन से मिल जाता है तो उसको ही कहते हैं द्वितीय व्यंजन। है कि 2 व्यंजन दोनों एक ही व्यंजन हो और एक साथ जुड़े हो तो द्वितीय व्यंजन। जैसे क में क जुड़ा हुआ है, च में च जुड़ा हुआ हो, त में त जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार जैसे क में क जुड़ा है तो इससे शब्द बना चक्का। ठीक है, त में त जुड़ा हुआ है तो बन गया पत्ता, न में न जुड़ा हुआ है तो बन गया गन्ना,
म में म जुड़ा हुआ है तो बन गया सम्मान इत्यादि। तो इस प्रकार ये जो सभी देवनागरी लिपि की विशेषताएं थी, इन सभी विशेषताओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलेंगे हम अपने अगले देखेंगे इकाई में, जिसमें है हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह। तो हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह का अर्थ है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके रूप जो है कि एक से ज़्यादा है, मतलब वो कई तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अ जो है, अ को हम इस प्रकार से भी अ लिखते हैं, छ को इस प्रकार से भी बहुत लोग श लिख देते हैं, झ को इस प्रकार से झ भी लिखा जाता है। उसी प्रकार अण को इस प्रकार से अण भी लिखते हैं, ल को इस प्रकार से ल भी लिखा जाता है, त्र को भी इस प्रकार से त्र लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई वर्ण है, निम्नलिखित वर्णों में दो दो रूप प्रचलित हैं। वहीं बात की जाए, देखिए र व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। अब ये तो हो गया कि एक ही वर्ण के दो दो रूप है। वहीं र व्यंजन का जो प्रयोग है वो भी अनेक प्रकार से होता है। कैसे होता है? जैसे कि पहला देखिए, जब तालव्य श के साथ र इस तरह से आता है, जैसे कि तालव्य श हलंत जोड़ र, तो ये बन जाता है श्र। ठीक है, तो इस प्रकार र का रूप जब तालव्य श में लग गया तो क्या बन गया? वो श्र बन गया। तो इस प्रकार से र लगा तो ये श्र बन गया। दूसरा है कि जब अंग हलंत, छ हलंत, इया हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत, अण हलंत व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजनों के साथ जब र आता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में र का क्या बन जाता है? इस प्रकार नीचे जो र हम लगाते हैं, जैसे प्रभात में प्र लगाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार क्रय में क्रय इस प्रकार से लगाते हैं। ग्राह्य में देखिए ग के नीचे ग्र, इस प्रकार से र की स्थिति क्या है? इस प्रकार का रूप र का बन जाता है। तो कहने का मतलब कि इन सभी जो व्यंजन है उनको छोड़ करके अन्य व्यंजनों के साथ जब र आ जाता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नीचे र की मात्रा लग जाती है। तो एक र की मात्रा देखिए कैसे लगी, जो कि श्र बना दी तालव्य श को। एक र की मात्रा ऐसे लगी कि प्र नीचे, प के नीचे प्र बना दी। अगला देखेंगे कि छ ट ठ ड ढ व्यंजन, छ ट ठ ड ढ व्यंजन जब आधे या स्वर विहीन हो, जब आधे हो या फिर स्वर विहीन हो और उसके बाद र आ जाए, तब इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ र को इस तरह लगाया जाता है, जैसे नीचे में दो मात्रा होती है ना र की, उस प्रकार से लगाई जाती है, जैसे ड्रामा, ट्रेन। ठीक है, इसमें देखिए र का रूप क्या हो गया? फिर बदल गया। यानी कि जब छ या फिर ट ठ ड ढ व्यंजन जब आधे हो या फिर कह सकते हैं कि स्वर के बिना हो तो उसके बाद र आए, तब हम र को नीचे इस प्रकार से दो रेखा की तरह र को हम लगाते हैं। तो र का देखिए एक ये भी रूप है। वही देखिए आधे र के लिए ऊर्ध्व रेफ यानी कि ऊपर में ऊर्ध्व रेफ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है कि आधे र के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आधे र के लिए उर्फ यानी कि ऊर्ध्व उर्फ का जो ऊर्ध्व जो रेफ है तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्ध्व रेफ का प्रयोग किया जाता है चिन्ह का, जैसे दर्द, गर्म, धर्म इत्यादि। तो इसी में देखिए र के कितने सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि हिंदी में र के ही एकाधिक रूप हमें चिन्हों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ मुझसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण जो नियम है वर्तनी के, उन सभी को। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाओं के लिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।